हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने आपकी एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लिया है, एंशिएंट हिस्ट्री आपकी हो गई है, बायो हो गया है और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। और आपका मिडबल हिस्ट्री भी जो हमने स्टार्ट करी थी और 2 से 3 क्लास में वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये सीरीज़ आप लोगों को कैसी लग रही है। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप उन चारों को देखेंगे, उसके बाद में जो है जैसे ही वो आपकी कंप्लीट होती हैं, उसके बाद में आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे और 20,000 क्वेश्चन वाली जो पूरी सीरीज़ है, आप सारी सीरीज़ को देखेंगे, तभी आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि 20,000 क्वेश्चन आपका, जब आप हमारे सारे वीडियो को देखेंगे तभी आपके कंप्लीट होंगे। केवल जो है एक वीडियो को देखना या जो है 2 को स्किप कर देना, इससे आपका जो है सारा कंटेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो आप जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, आप उसको 3 से 4 बार पूरा जो है देख डालिए, आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जो नहीं हुए हैं उसको भी आपके एग्ज़ाम के पहले जो है पूरा करवा देंगे। चैप्टर 20 है, वो क्या है, शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य से संबंधित है चैप्टर 20। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस पद का सृजन राजा राम ने किया, वह अष्टप्रधान के अतिरिक्त था। कौन सा प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस पद का सृजन राजा राम ने किया था और वह अष्टप्रधान के अतिरिक्त था। कौन था प्रतिनिधि। शिवाजी के शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे, जिसका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य मजूमदार, बाकिया नवीस मंत्री, न्यायाधीश, पंडित राव सचिव और दबीर सुमंत सेनापति सर ए नौबत। शिवाजी के पुत्र राजा राम ने अष्टप्रधान के अतिरिक्त प्रतिनिधि पद का सृजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को किसने प्रोत्साहित किया था। तो ये प्रोत्साहित किया था बालाजी राव ने। सदाशिव राव भाऊ पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कर रहा था। भाऊ ने रणभूमि में अपने पतियों के साथ स्त्रियों के जाने की प्रथा को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नाम से शिवाजी के सलाहकार समिति को जाना जाता है। तो कौन सा अष्टप्रधान। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था, जिसे शिवाजी का अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। इस परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। अष्टप्रधान परिषद के सभी मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है और कारण है। कथन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। कारण है कि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की है। तो कब हुआ था, 1627 ईस्वी। और छत्रपति की उपाधि कब धारण की, 1674 में। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 में पूना के उत्तर में स्थित पुन्नान नगर के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। पितृपक्ष से वह राजपुताना की सिसोदिया वंश से तथा मातृपक्ष में वह देवगिरी के यादवों के वंश से संबंधित थे। शाहजी भोसले ने अपने योग्य और वफादार सेवक दादाजी कोंडदेव को शिवाजी की देखभाल और शिक्षा के लिए नियुक्त किया था। आरंभ से ही शिवाजी का उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। अतः दादाजी कोंडदेव की संरक्षकता के समय शिवाजी ने पूना के आसपास के किलों को जीतना आरंभ कर दिया। कुछ ही वर्षों में शिवाजी ने मुगलों और बीजापुर से अनेक भूप्रदेशों को जीतने में सफलता प्राप्त की। 16 जून 1774 ईस्वी में शिवाजी ने काशी में प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। छत्रपति
की उपाधि ग्रहण की तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? तो कौन सा था? तोरण। शिवाजी ने सबसे पहले 1643 में मावली योद्धाओं की सहायता से सिंहगढ़ का किला जीता था। उसके बाद क्रमशः चाकन, पुरंदर, बारामती, तोरण, सूपा, तिकोना, लोहगढ़, रायरी आदि जीता। शिवाजी ने तोरण के किले को 1646 में अधिकार किया। 1656 में उसने बीजापुर का जावली का किला षड्यंत्र द्वारा चंद्रराव मौर्य से विजित किया। अप्रैल 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और प्रतापगढ़ का किले का 1659 ईस्वी में अफजल खां के संबंधवध से 1659 में अफजल खां के संबंधवध से है। शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण किया, उसे लूटा। उसके बाद में उसका अंतिम अभियान 1677 से 78 कर्नाटक के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए विकल्प के अंतर्गत तोरण की विजय 1646 है, शाइस्ता खां के शिविर की लूट 1663, सूरत की लूट 1664 है, पुरंदर की संधि है 1665। नेक्स्ट क्या है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? क्या नहीं था? राजनीतिक जागृति, धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व शक्ति। मराठों के उत्थान के लिए शिवाजी के उच्च सैनिक नेतृत्व के साथ साथ उनकी सुरक्षित भौगोलिक परिस्थिति एवं धार्मिक कारण भी उत्तरदायी थे। नेक्स्ट है, अफजल खां का मूल नाम क्या था? तो क्या था? अब्दुल्ला भटारी। शिवाजी ने बीजापुर सरकार के अनेक किले और प्रदेश छीनकर उसे बहुत अधिक हानि पहुंचाई थी, अतः उसने शक्ति बटोरकर अपने प्रख्यात सरदार जनरल अफजल खां को शिवाजी को दबाने के लिए नियुक्त किया। वाट नामक गांव जो महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ में स्थित है, दोनों की मुलाकात हुई। अफजल खां ने शिवाजी को गले से लगाया, झुककर गला घोंटने का प्रयास किया। शिवाजी ने सचेत होकर अपने बघनक व कटार से उसकी आंतें बाहर निकाल दी और जिससे वह मारा गया। वह घटना 2 नवंबर 1659 को घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसके अंतर्गत संभाजी, फिर क्या है? राजा राम है, फिर है शिवाजी द्वितीय और छत्रपति साहू जी। मराठा शासक संभाजी छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिसने 1680 से 1689 तक राज्य किया। राजा राम 1689 से 1700 छत्रपति शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे। शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707 राजा राम के पुत्र थे। छत्रपति साहू जी 1707 से 1749 संभाजी के पुत्र थे। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो कौन सा? सलहर के युद्ध में। सन 1672 में सलहर नगर के बाहर एक लंबी और अनिश्चित लड़ाई में मुगलों ने पहले तो अपनी ताकत दिखाई, लेकिन मराठाओं के चतुर घुड़सवारों के जौहर के सामने मुगलों की सारी किलेबंदी ढेर हो गई। इतनी विशाल सेना में से केवल 2000 मुगल सैनिक भाग जाने में सफल हुए। शेष 20,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। शिवाजी ने घायल सैनिकों के प्रति शौर्य दिखाया। उन्होंने उनके घावों की मरहम पट्टी कराई। जब वे स्वस्थ हो गए तो उन्हें शेष अन्य सैनिकों के साथ उपहार देकर उनके घर को भिजवाया। मराठों को इस लड़ाई में बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ साथ 6000 घोड़े और 125 युद्ध हाथी तथा मुगलों का बड़ा खजाना मिला। नेक्स्ट हम देखेंगे, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को देखना है। पहले क्या है? चाकन के किले पर विजय, फिर है मुगलों में से मतभेद का प्रारंभ, फिर क्या है? अफजल खां का प्रकरण, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। शिवाजी ने 1665 तक चाकन, पुरंदर व सूपा पर विजय प्राप्त कर ली थी। 1657 में पहली बार उसका मुगलों से मतभेद हुआ। अफजल खां का प्रकरण 1659 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी ने 1664 में सूरत शहर पर आक्रमण करके उसे लूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किए थे? किससे? जयसिंह। जून 1665 को मराठों की तरफ से शिवाजी और मुगलों की ओर से मिर्जा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। इस संधि की महत्वपूर्ण शर्तें थीं। पहला, शिवाजी ने 23
किले मुगलों को दे दिए और 12 किले अपने अधिकार में रखे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5,000 का मनसब दिया गया। शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मुगल सम्राट को सहायता देने का वचन दिया। राजा जयसिंह ने शिवाजी से मुगल दरबार में चलने का अनुरोध किया और उनकी सुरक्षा दायित्व स्वयं अपने ऊपर ले लिया। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फारसी इतिहासकार खफी ने शिवाजी को धार्मिक नीति की प्रशंसा की है। हिंदवी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरा के सम्राट औरंगजेब से मिले, तो ये फैक्ट आपका गलत है। 1665 में पुरंदर की संधि के उपरांत जयसिंह के कहने पर शिवाजी 1666 में औरंगजेब से मिलने गए, जिसका उद्देश्य राजनीतिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में 1674 में हुआ। मराठा शासक शिवाजी ने 14 जून 1674 में रायगढ़ में छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक हुआ। स्थानीय ब्राह्मण शिवाजी के राज्यारोहण के उत्सव में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में शिवाजी उच्च कुल क्षत्रिय नहीं थे। अतः उन्होंने वाराणसी से एक ब्राह्मण गंगा भट्ट को इस बात के लिए सहमत किया वह उन्हें उच्च कुल क्षत्रिय और राजा घोषित करे। इस व्यवस्था से शिवाजी दक्षिणी सुल्तानों के समकक्ष हो गए। उनका दर्जा विद्रोही न रहकर एक मुख्य सुल्तान का हो गया। अन्य मराठा सरदारों के बीच भी शिवाजी का रुतबा बढ़ गया। उन्हें शिवाजी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे, वे कट्टर हिंदू थे। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था, सही है। उन्होंने मुस्लिम को धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था, ये फैक्ट शिवाजी के संदर्भ में गलत है। जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि शिवाजी की धार्मिक नीति बहुत उदार थी। अपने विजय अभियानों के दौरान वे मत के धार्मिक स्थानों का आदर करते थे। हिंदू मुस्लिम फकीरों के मकबरों और मस्जिदों को धर्मादा देते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था? उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किया। हेनरी ऑक्सेंडन। शिवाजी ने 16 जून 1674 को रायगढ़ में संपूर्ण वैदिक विधि विधान के अनुकूल अपना राज्याभिषेक करवाया, जिसमें मुख्य पुरोहित का कार्य श्री गंगा भट्ट ने संपन्न करवाया। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। अपने राज्याभिषेक के वर्ष में उसने अन्य हिंदू नरेश की भांति एक नया संवत भी प्रारंभ किया। इस अवसर पर अंग्रेज हेनरी ऑक्सेंडन की उपस्थित हुआ। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से शिवाजी को उपहार भेंट किए। नेक्स्ट देखेंगे, कथन है कि 1750 में मराठा राज्य पेशवा के नेतृत्व एवं राज्य संघ बन गया था। कारण है कि साहू के उत्तराधिकारी के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मराठा साम्राज्य का मुखिया शिवाजी का वंशज छत्रपति था, जो सतारा का राजा था। वही सभी नियुक्तियां करता था, परंतु राजा की शक्तियां तथा प्रतिष्ठा कम हो गई थी, विशेषकर जब से वे पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के काल में वंशानुगत बन गया। पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठा राज्य संघ बन गया था। वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथों में थी। पेशवा के शासनकाल में साहू के उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के छत्रपति थे। साहू जब जीवित रहा राज्य तथा प्रशासन दोनों देखता था। साहू का पुत्र केवल नाम मात्र का राजा रह गया। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि से पेशवा ही राज्य का वास्तविक मुखिया बन गया। राजा महलों का महापौर बालाजी विश्वनाथ 7वें पेशवा थे, परंतु उन्होंने अपनी योग्यता मर्मज्ञता से इस पद को वंशानुगत बनाया था। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा है? तो कौन सा है? जिंजी। राजा राम को जिंजी के किले में 8 वर्ष तक जुल्फिकार खां ने घेरे में रखा। अंततः जनवरी 1698 में इस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो कौन थी? ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने पहले पुत्र
करण की मृत्यु के बाद अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया। उसकी संरक्षिका बन गई। ताराबाई एक बहादुर महिला थी। उसने औरंगजेब के विरुद्ध मराठों के संघर्ष को कायम रखा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उस समय ताराबाई ही मराठों की वास्तविक नेतृत्व करता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी है? किसको? ताराबाई को। मराठों को नियंत्रण में लाने के लिए औरंगजेब के सारे प्रयत्न विफल रहे। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने कोहराम मचाया हुआ था। उसका नेतृत्व सैनिक संगठन देखकर औरंगजेब ने उसे ईमानदार मराठा नेत्री कहा था। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? बाजीराव पेशवा ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। पेशवा बाजीराव प्रथम का लक्ष्य था कि ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाए जिससे विभिन्न मराठा सरदार एक दूसरे पर निर्भर करें, उस निर्भरता के साथ एक दूसरे के साथ सहयोग करें। इसी कारण वह मराठा सरदारों के विभिन्न जागीरों का एकाधिपत्य देने को तैयार न था, बल्कि जागीरों पर विभिन्न सरदारों के मिले जुले अधिकार को रखना चाहता था। उसका विचार था कि यदि एक जागीर पर दो सवारों का अधिकार होगा तो उस दोनों में से कोई भी एक उस जागीर का स्वतंत्र मालिक नहीं बन सकेगा। इस प्रकार मराठा सरदारों की पृथकता की भावना पर अंकुश लगा रहेगा। बाजीराव का दूसरा मुख्य उद्देश्य गिरते हुए मुगल साम्राज्य के खंडों पर भारत में मराठा राज्य की स्थापना करना था। उसने कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। इस नीति का विरोध प्रतिनिधि श्रीपत राव ने किया है, इस पक्ष में था कि मराठों को अपनी शक्ति दक्षिण भारत में ही सीमित रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची? तो कौन सा है? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा। हालांकि बाजीराव प्रथम के समय में ही मराठों ने अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपने समकालिक लगभग सभी शक्तियों को परास्त किया था। इन शक्तियों में निजाम सर्वप्रमुख थे। इसके अतिरिक्त बाजीराव प्रथम ने मराठा संघ के भीतर विद्यमान आंतरिक प्रतिद्वंद्विता को भी समाप्त किया। बालाजी बाजीराव के समय मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष की सीमा पर पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट देखेंगे, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बना? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध था। के समय में मराठा राजा नाम मात्र का शासक हो गया था तथा वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई। ज्ञातव्य है कि 1750 में संगोला की संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। मराठा राजनीति का केंद्र अब पूना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन पक्षों के बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अफगानी अहमद शाह अब्दाली और मराठा की सेना के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा सेना बुरी तरह से पराजित हुई। इस युद्ध में मराठाओं की ओर से नाम मात्र का एक सेनापति पेशवा का पुत्र विश्वासराव और वास्तविक सेनापति सदाशिव भाऊ था। इस सेना में यूरोपीय पद्धति से सुसज्जित पैदल सेना तथा तोपखाने की टुकड़ी थी, जिसका नेता इब्राहिम खां गर्दी था। इस युद्ध में विश्वासराव और सदाशिव भाऊ मारे गए तथा मराठों को अपार क्षति का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा तोपखानों के मुख्य व्यवस्थापक थे कौन थे? इब्राहिम खां गार्दी। इब्राहिम खां गार्दी 8वीं सदी का कुशल सेना नायक था। इसे फ्रांसीसी सेना नायक बुस्सी ने प्रशिक्षित किया था। यह एक वर्ष निजाम के यहाँ रहा। अगले वर्ष 1758 में पेशवा के यहाँ चला आया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उसे तोपखाने का प्रधान बना दिया। पानीपत के मैदान में इब्राहिम गार्दी खां ने मराठा तोपखानों का नेतृत्व किया। इब्राहिम गार्दी खां के बाद में कत्ल कर दिया। फिर क्या है, जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कौन था? बालाजी बाजीराव। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा शासक बालाजी बाजीराव था। यद्यपि युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व विश्वासराव और सदाशिव भाऊ ने किया था। नेक्स्ट है, मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए शुजाउद्दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि वह अपने स्वयं के राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गईं, चांदी एवं तांबे की जो रूढ़ी गणना नहीं की जा सकती है। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध के युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव का कुल संदेश था। वह भारतीय शक्ति कौन सी थी? पेशवा। 14 जनवरी 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को जबरदस्त पराजय का मुंह देखना पड़ा, जिसमें पेशवा का पुत्र विश्वास राव एवं भाई सदाशिव मारे गए। यह सूचना पेशवा को एक व्यापारी के द्वारा कूट संदेश के रूप में दी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उसके शासन काल क्रम को व्यवस्थित करना है। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम 20 से 40 है और बाजीराव 1740 से 1761, माधव राव प्रथम है 1761 से 72, नारायण राव है 1772 से 73, माधव राव द्वितीय है 1774 से 95, बाजीराव द्वितीय है 1795 से 1818। 1750 में संगोला की संधि के द्वारा मराठा प्रशासन की शक्ति पेशवा को दे दी गई। राजा के अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने वाला अंतिम मराठा शासक साहू था। उसके बाद के मराठा राजा नाम मात्र के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थी किसकी? मराठा प्रशासन। शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर अपनी मंत्रिपरिषद के नियमों एवं कर्तव्यों के साथ अपनी प्रशासनिक योजना घोषित की। शिवाजी ने किसी भी मंत्री को आनुवंशिक नहीं होने दिया। मंत्रिपरिषद के 8 मंत्री निम्नवत थे। पेशवा तथा मुख्य प्रधान, यह राजा का मंत्री होता था। यह प्रशासन के सभी कार्यों को संपादित करता था। फिर क्या है? मजुमदार अथवा अमात्य, यह राज्य अर्थमंत्री होता था। राज्य की आय व्यय की देखभाल करता था तथा राजा को अवगत कराता था कि शिवाजी का अमात्य रामचंद्र पंत थे। मंत्री तथा वाक्यान्वीस, राजा की सुरक्षा की व्यवस्था करना, गुप्तचर एवं सूचना विभाग के कार्यों की देखभाल करना, इनका कार्य गृह मंत्री के समान था। नेक्स्ट क्या है? दबीर या सुमंत, यह विदेश मंत्री होता था। तो आपको इससे पता चल रहा है कि जो है मंत्री केवल अभी नहीं, पहले भी जो है मंत्री हुआ करते थे सारे कार्यों की देखरेख करने के लिए। सुरूनवीस अथवा सचिव, यह शाही पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। फिर क्या है? पंडित राव, यह धर्म मंत्री होता था। सेनापति सरे नौबत, यह प्रमुख सेना नायक होता था। फिर क्या है? न्यायाधीश, यह राजा के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश था। नेक्स्ट हम देखेंगे, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो यह किया था संभाजी ने। संभाजी के समय लगातार षड्यंत्रों के कारण उनका संपूर्ण शासनकाल प्रभावित रहा। मराठा नायकों पर विश्वास के कारण इन्होंने ब्राह्मण कवि कलश पर भरोसा किया, उसे प्रशासन का सर्वोच्च अधिकार सौंप दिया एवं अष्टप्रधान का विघटन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे। कारण है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो कथन सही है, कारण गलत है। शिवाजी के प्रशासनिक मॉडल का आधार कौटिल्य एवं शुक्राचार्य की प्रशासनिक नीति थी। प्रशासन के शीर्ष पर छत्रपति था, जो कि सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु था। छत्रपति के नीचे अष्टप्रधान थे। 8 मंत्रियों वाली परिषद मंत्रिपरिषद नहीं थी। मंत्रिपरिषद नहीं थी। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। प्रत्येक मंत्री सीधे छत्रपति के प्रति उत्तरदायी था, अर्थात प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। शिवाजी उनसे परामर्श जरूर लेते थे, लेकिन उसे मानने के लिए वे बाध्य नहीं थे, जैसे प्रेजेंट टाइम में है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ के नाम से। भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की आय का एक अन्य प्रमुख चौथ थी। यह पड़ोसी राज्य से वसूल किया जाता था। इसकी मात्रा राज्य की आय की 1/4 होती थी। इस कर के बदले पड़ोसी राज्य को शिवाजी के आक्रमण लूटपाट से बचाने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था, जबकि सरदेशमुखी कर पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। यह उस प्रदेश की भूमि कर का 1/10वां 10% भाग होता था। सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे।
नेक्स्ट हम देखेंगे शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप की जाती थी। फिर क्या है, कृषक पैदावार नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। तो दूसरा पॉइंट आपका गलत है कि उपज का 30% राजस्व का था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी थी। इसमें किसान या रैयत से सीधा संपर्क राजा का था। उससे राजस्व वसूला जाता था। शिवाजी ने जागीरें देने की प्रथा को नजरअंदाज कर दिया। राज्य की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए कर्मचारी होते थे। भूमि की पैमाइश हेतु मानक छड़ी का प्रयोग किया जाता था। 20 काठी बराबर 1 बीघा होता था। यह काठी 5 हाथ 5 मुट्ठी लंबी होती थी। आरंभ में शिवाजी ने पैदावार का 30-33% लगान निश्चित किया था, परंतु बाद में स्थानीय करों चुंगियों को माफ करने के बाद इसे 2/5 अथवा 40% कर दिया गया। शिवाजी लगान नगद और अन्य दोनों रूपों में लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था। तो कौन था, अमात्य था। मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी ने शासन कार्य में सहायता के लिए अष्टप्रधान नामक परिषद का गठन किया था, जो आधुनिक मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान केवल उसके सचिवों के रूप में कार्य करते थे। वे ना तो आगे बढ़कर कोई कार्य कर सकते थे और ना ही नीति निर्धारण कर सकते थे। उनका कार्य शुद्ध रूप से सलाहकार का था। इसमें पेशवा का कार्य लोकहित पर ध्यान देना, अमात्य आय व्यय की लेखा परीक्षा करता था। मंत्री और वाक्यान्वीस राजा का रोजनामचा रखता था। सुमंत या विदेश सचिव विदेशी मामलों की देखभाल करता था। पथ सचिव पर राजा के पत्राचार का दायित्व था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। सेनापति व न्यायाधीश अपना अपना कार्य करते थे। वे क्रमशः सेना व न्याय विभाग के कार्यों को देखते थे। मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था। तो किसका था, पटेल। मराठा प्रशासन के अंतर्गत भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व मुख्य अधिकारी पटेल या पाटिल पर होता था। पटेल का पद वंशानुगत था। कुलकर्णी भू राजस्व का ब्यौरा तैयार करता था। भू राजस्व का निर्धारण करने के लिए भूमि का उत्पादन तथा सिंचाई की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सावधानी से वर्गीकरण किया जाता था, जिसमें गांव के पाटिल की विशेष भूमिका रहती थी। किंतु बाजीराव द्वितीय के काल में भू राजस्व के उपयुक्त तरीके को बदल दिया गया। भूमि को इजारा सबसे ऊंची बोली वाले को दिया गया। उसके काल में बहुत से मालातदार इजारादार बन गए। इसके अतिरिक्त भू राजस्व में बहुत से अन्य उपकरों के शामिल किए जाने के कारण प्रशासन की राजस्व संबंधी मांग में बढ़ोतरी हो गई। नेक्स्ट क्या है, शिवाजी किस दर में भू राजस्व वसूल किया जाता था। उपज का 2/5। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी ने 2/5 अर्थात 40% लगान दर से भू राजस्व वसूल किया। शिवाजी के दिशा निर्देशों के अनुसार 1679 में अन्नाजी दत्तो ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया राजस्व निर्धारित हुआ। कुल उपज का 33% राजस्व के रूप में लिया जाता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 40% कर दिया गया। राजस्व नकद या वस्तु के रूप में चुकाया जा सकता था। कृषकों को नियमित रूप से बीज और पशु खरीदने के लिए ऋण दिया जाता था, जिसे 2 या 4 वार्षिक किस्तों में वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसने अली वर्दी खां ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था। कौन, रघुजी भोसले। बंगाल का नवाब अली वर्दी खां मराठों से बहुत परेशान था, क्योंकि उन्होंने उसके राज्य पर 5 बार आक्रमण किया था। 1742, 1743, 1744, 1745, 1748। नवाब अली वर्दी खां मराठों के आक्रमण को रोकने में असफल रहा, लेकिन उसने मराठों के दूत भास्कर पंडित की हत्या करवा दी। फलतः मराठों ने क्रोधित होकर पुनः बंगाल पर आक्रमण किया, तो अली वर्दी खां ने उससे समझौता कर लिया और उड़ीसा के राजस्व का 1/4 हिस्सा 12 लाख रुपया सालाना देना स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने सर देशमुख
निम्नलिखित में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से जाना जाता था? किसको? स्वतंत्र सरदार को। विजयनगर शासन काल में चली आ रही स्थानीय प्रशासन व्यवस्था मराठा काल में भी विद्यमान थी। शिवाजी के शासन काल में गांवों के प्राचीन पैतृक अधिकारी देशमुख, पाटिल अथवा नायक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के समय पर राष्ट्र मामलों में प्रभारी मंत्री की क्या संख्या थी? तो की संज्ञा क्या थी? सुमंत थी। शिवाजी ने प्रशासन में सहयोग के लिए 8 पदाधिकारियों की एक समिति बनाई, जिसमें पेशवा, अमात्य, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव तथा न्यायाधीश थे। जिसमें पेशवा प्रधान का कार्य राजा की अनुपस्थिति में प्रशासन की देखरेख करना था एवं सुमंत एवं दबीर का कार्य विदेशों के मामलों को देखना था। वह आधुनिक विदेश मंत्री की तरह था। तो ये हमारा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे का जो है क्लास नेक्स्ट वाली वीडियो में रहेगी। आप लोगों को हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप उसको देखिए और उसके बाद में जो है आपका हमने इन्वायरमेंट और एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और बायो कंप्लीट कर दिया है। उसको भी सारी वीडियो आप एक एक करके देख लीजिए। 3 से 4 बार देखेंगे, आपको सारे फैक्ट्स बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। इसका जो है बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आपके 20,000 क्वेश्चन तब कंप्लीट होंगे जब आप हमारी सारी जो पूरी प्लेलिस्ट को 3 से 4 बार पूरा रिवाइज करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। थैंक यू।